हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। भारतीय राजनीतिक विचारकों की इस सीरीज के अंतर्गत आज हम बात करेंगे सरदार भगत सिंह के राजनीतिक विचारों की। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं सरदार भगत सिंह के राजनीतिक विचारों को। सरदार भगत सिंह के राजनीतिक विचारों को जानने से पहले उनका जो एक वक्तव्य है उसे हमें जान लेना यहाँ पर जरूरी है, जिससे हम उनके अंदर जो क्रांतिकारी भावना थी उसको समझ पाएंगे। देशभक्ति के लिए यह सर्वोच्च पुरस्कार है और मुझे गर्व है कि मैं यह पुरस्कार पाने जा रहा हूँ। वे सोचते हैं कि मेरे पार्थिव शरीर को नष्ट करके इस देश में सुरक्षित रह जाएंगे, यह उनकी भूल है। वे मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं लेकिन मेरी भावनाओं को नहीं कुचल सकेंगे। ब्रिटिश हुकूमत के सिर पर मेरे विचार उस समय तक एक अभिशाप की तरह मंडराते रहेंगे जब तक कि वे यहाँ से भागने के लिए मजबूर ना हो जाएं। ये शब्द जो थे वो भगत सिंह ने अपनी शहादत से कुछ दिन पहले कहे थे, यानी कि जिस समय उनको फांसी होने वाली थी उससे कुछ समय पहले उन्होंने ये शब्द अंग्रेजों के लिए कहे थे। अब हम बात करते हैं भगत सिंह के जीवन परिचय की। जीवन परिचय की बात करें तो भगत सिंह का जो जन्म था वो 27 सितंबर 1907 ईस्वी को एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। वो एक किसान परिवार से संबंध रखते थे। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसने भगत सिंह की सोच पर काफी गहरा प्रभाव डाला था। इसके अलावा लाहौर का जो नेशनल कॉलेज था वहां से उन्होंने पढ़ाई की। बाद में उस पढ़ाई को छोड़कर, यानी कि कॉलेज को छोड़कर, भगत सिंह ने भारत की आजादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना भी की थी। आगे बात करें तो वर्ष 1922 में जब चौरी चौरा हत्याकांड हुआ और उसके बाद गांधी जी ने जब किसानों का जो साथ था वो नहीं दिया, मतलब 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और जिन किसानों पर पुलिस वालों को थाने में बंद करके जलाने का जो इल्जाम था उसमें जब किसानों का साथ गांधी जी ने नहीं दिया तब जो भगत सिंह थे उनको बहुत ज्यादा निराशा हुई। उसके बाद उनका अहिंसा से विश्वास कमजोर हो गया और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सशस्त्र क्रांति ही स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र रास्ता है। उसके बाद वह चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में गठित हुई गदर दल का हिस्सा बन गए, यानी कि जो उनका क्रांतिकारी आंदोलन था उनकी जो पार्टी थी उसका हिस्सा बन गए। राष्ट्रवादी जो भावना थी उन्हें अपने पूर्वजों से ही विरासत में मिली थी, क्योंकि उनके चाचा जो थे वो क्रांतिकारी गतिविधियों में पहले से ही शामिल होते आए थे, तो उन्हीं से उन्हें अपने देश को आजाद कराने की जो क्रांतिकारी भावना थी या जो राष्ट्रवादी भावना थी वो उन्हें प्राप्त हुई थी। इसके अलावा वे साहित्य, भारतीय संस्कृति, परंपरा और उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन और जो प्रसिद्ध विद्रोही थे या जो प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे उस समय के, उनकी जीवनी और जो आत्मकथाएं थी उनके भी अच्छे जानकार थे, यानी कि उनके बारे में पढ़ते रहते थे। अब बात करते हैं क्रांतिकारी गतिविधियों की कि भगत सिंह ने कौन कौन सी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया था। उस समय जिस समय जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वो हुआ था, उस समय जो उनकी उम्र थी वो मात्र 12 वर्ष की थी। इस उम्र में भगत सिंह ने अपने चाचाओं की क्रांतिकारी किताबें पढ़कर सोचा था कि इनका रास्ता सही है कि नहीं। उसके बाद गांधी जी का असहयोग आंदोलन छिड़ने के बाद वे गांधी जी के अहिंसात्मक तरीकों, जो क्रांतिकारियों के हिंसक आंदोलन थे, उन दोनों में से अपने लिए रास्ता चुनने लगे। मतलब पहले अपने चाचा के विचारों को और साथ ही साथ गांधी जी के विचारों दोनों को देखते हुए वो ये सोचने लगे थे कि कौन सा रास्ता सही होगा। लेकिन बाद में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो फिर उन्होंने जो क्रांतिकारी आंदोलन का रास्ता था उसी को चुन लिया। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को रद्द कर देने के कारण उनमें थोड़ा रोष उत्पन्न हुआ। पूरे रास्ते की तरह वे भी महात्मा गांधी का काफी सम्मान करते थे, पर उन्होंने गांधी जी के अहिंसात्मक जो आंदोलन था उसकी जगह देश की स्वतंत्रता के लिए हिंसात्मक क्रांति का मार्ग जो था वो अपनाया, यानी कि उसको अनुचित नहीं समझा, उचित समझा। उन्होंने जुलूसों में भाग लेना प्रारंभ किया। कई क्रांतिकारी दलों के सदस्य भी बने। उनके दल के प्रमुख क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु इत्यादि थे। इसके अलावा बात करें काकोरी कांड की तो काकोरी कांड में जो 4 क्रांतिकारी थे उनको फांसी और जो 16 अन्य क्रांतिकारी थे उनको कारावास की सजाओं से भगत सिंह इतने ज्यादा उद्विग्न हो गए कि 1928 में अपनी पार्टी नौजवान भारत सभा का हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में उन्होंने विलय कर दिया। उसके बाद उसका एक और नया नाम दिया गया जो था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। उनकी बुद्धि और दूरदर्शिता को क्रांति, समाजवाद, हिंसा, धर्म और जीवन शैली पर या उनके जो विचार थे उसमें देखा जा सकता है।
उनकी जो छवि थी वो साम्राज्यवादियों और उनके अनुयायियों के प्रचार से कभी प्रभावित नहीं हुई। उन्होंने आतंकवादी और अराजकतावादी के रूप में पेश किया। भगत सिंह के जो विचार थे वो कई श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं, एक एक करके हम उनको देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे भगत सिंह के राजनीतिक विचारों की। भगत सिंह एक कट्टर जो पंथी थे, समाजवादी थे, यानी कि पूरी तरह से समाजवाद में विश्वास करते थे। वे मानते थे कि भारत को एक लोकतांत्रिक समाजवादी देश होना चाहिए। वे अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष के पक्षधर थे। वे मानते थे कि अंग्रेजों को केवल सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से ही भारत से बाहर निकाला जा सकता है। वे एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे। वे मानते थे कि सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान दिया जाना चाहिए। भगत सिंह ने समाज के सभी वर्गों और जो सभी समुदाय थे उनकी स्वतंत्रता के लिए समाजवादी शासन प्रणाली की वकालत की थी। उनका मानना था कि केवल शासक बदलने से सभी लोगों की स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं की जा सकती। उनका मानना था कि स्वतंत्रता सभी मनुष्यों का एक ऐसा जन्मसिद्ध अधिकार है जिसे किसी भी स्थिति में छीना नहीं जा सकता, यानी कि हर किसी इंसान को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। अब बात करते हैं भगत सिंह के सामाजिक विचारों की। सामाजिक विचारों की बात करें तो भगत सिंह एक समानतावादी थे, यानी कि सभी लोग समान हैं इस बात को मानते थे। वे मानते थे कि सभी लोगों को समान अधिकार और अवसर प्राप्त होने चाहिए। वे एक कट्टरपंथी गरीबों के अधिकारों के समर्थक थे, यानी कि गरीबों के अधिकारों के लिए काफी कट्टरपंथी थे। वे मानते थे कि गरीबों को उनके अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। वे महिलाओं के अधिकारों के भी समर्थक थे। वे मानते थे कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार और अवसर प्राप्त होने चाहिए। साथ ही साथ उनका मानना था कि देश में सर्वहारा वर्ग यानी कि जो मजदूर वर्ग है उसको उद्योगपतियों, पूंजीपतियों और बड़े जमींदारों और जो नौकरशाह थे उनके शोषण से बचाने के लिए हमें समाजवादी समाज की स्थापना करनी चाहिए। मात्र शासक वर्ग बदलने से देश में गरीबों, श्रमिकों, दलितों, जो पिछड़ा वर्ग और महिलाएं थी उनकी स्थिति में सुधार नहीं आ सकता, यानी कि जैसा सुधार हम चाहते हैं वैसा नहीं आ सकता। भविष्य में हमें एक ऐसी शासन व्यवस्था का निर्माण करना होगा जो समाज में सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करे, यानी कि सभी लोग जिसमें समान हो। समाज में आर्थिक असमानता को पाटने के लिए, यानी कि समाज में जो कुछ लोग गरीब हैं और कुछ लोग अमीर हैं, इस तरह की जो आर्थिक असमानता है उसको कम करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इस दिशा में भगत सिंह ने सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी, राजनीतिक क्रांति से शासन शक्ति अंग्रेजों के हाथों से निकलकर हिंदुस्तानियों के हाथों में सुपुर्द करना, यही उनका जो समाजवाद था उसका लक्ष्य था। अब बात करते हैं भगत सिंह के सांस्कृतिक विचारों की। भगत सिंह के सांस्कृतिक विचारों की बात करें तो भगत सिंह एक आधुनिकतावादी थे, यानी कि आधुनिक विचार थे उनके। वे मानते थे कि भारत को एक आधुनिक देश बनने की जरूरत है। वे भारतीय संस्कृति के प्रबल समर्थक थे। वे मानते थे कि भारतीय संस्कृति को आधुनिकीकरण के साथ जोड़ा जाना चाहिए, यानी अपनी जो संस्कृति है उसके साथ साथ हमें आधुनिक भी बन जाना चाहिए। अब बात करते हैं क्रांति के संबंध में जो उनके विचार थे उसकी। क्रांति के संबंध में भगत सिंह से जब पूछा गया कि क्रांति शब्द से उनका क्या मतलब है तो उत्तर में उन्होंने कहा था, क्रांति से उनका अभिप्राय समाज की वर्तमान प्रणाली और वर्तमान संगठन को पूरी तरह से उखाड़ फेंक देना, यानी कि जो सिस्टम उस समय था वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो चाहते थे कि वो जो सिस्टम है पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए और एक नया सिस्टम लाया जाए। क्रांति के लिए खूनी संघर्ष अनिवार्य नहीं है और ना ही उसमें व्यक्तिगत प्रतिहिंसा के लिए कोई स्थान है। वह बम या पिस्तौल का संप्रदाय नहीं है। क्रांति से हमारा प्रयोजन यह है कि अन्याय पर आधारित जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें परिवर्तन होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए हम पहले सरकार की ताकत को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, यानी कि पहले सरकारी जो ताकत है वो हाथ में आ जाए, उसके बाद उस ताकत के हिसाब से हम अपने जो नियम कानून है, जो अपना शासन व्यवस्था है उसको खुद ही चलाएं, जो कि इस समय क्या है, धनिकों के यानी कि जो अमीर लोग हैं उसके हाथों में है। आगे बात करते हैं हम उनके कानून और न्यायपालिका के बारे में जो विचार थे उसकी। भगत सिंह का कहना था कि अमन और कानून मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य अमन और कानून के लिए। यानी कि कोई भी नियम कानून है वो मनुष्य के लिए है, जबकि मनुष्य उसके लिए नहीं बना। यानी कि मनुष्य को अगर जरूरत है तो उनको बदला जा सकता है, ये नहीं कि नियम कानूनों के लिए मनुष्य को बदला जाए, बल्कि मनुष्यों के लिए नियम कानूनों को बदला जाना चाहिए। कानून की पवित्रता तभी तक रखी जा सकती है जब तक वह जनता की भावनाओं को प्रकट करता है। जब यह शोषणकारी समूह के हाथों में आ जाता है, यानी कि उनके हाथ का एक पुर्जा बन जाता है, तब अपनी पवित्रता और जो महत्व है वो खो बैठता है। न्याय प्रदान करने के लिए मूल बात यह है कि हर तरह के लाभ या हित का खात्मा होना चाहिए। ज्यों ही कानून सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करना बंद कर देता है, त्यों ही जुल्म और अन्याय को बढ़ाने का हथियार बन जाता है। ऐसे कानूनों को जारी रखना सामूहिक हितों पर विशेष हितों की दंभपूर्ण जबरदस्ती के सिवाय और कुछ नहीं है। मतलब कोई भी कानून है जब तक वो समाज के हितों को पूरा कर रहा है तब तक ही सही है। जब वो समाज के हितों को पूरा करना बंद कर देता है या समाज पर ही उनके कारण अत्याचार होने लगते हैं तो वो फिर कानून किसी काम का नहीं रहता। अब हम बात करते हैं भगत सिंह के मार्क्सवादी और समाजवादी विचारों की।
अपने जो उनका जीवन था उसके अंतिम वर्षों में भगत सिंह का जो मन था वो व्यक्तिगत हत्या और हिंसक गतिविधियों से विरक्त हो गया था। उनका प्रसिद्ध वक्तव्य था कि पिस्तौल और बम इंकलाब नहीं लाते, बल्कि इंकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। यानी कि जो बम या पिस्तौल हैं उनके जरिए इंकलाब नहीं लाया जा सकता, बल्कि लोगों के विचार बदलने से ही इंकलाब लाया जा सकता है। इस प्रकार वे मार्क्सवाद की तरफ बाद में प्रभावित होते हैं, यानी कि मार्क्सवाद की तरफ झुकते हैं। उन्होंने कार्ल मार्क्स, व्लादिमीर लेनिन और लियोन त्रोत्स्की को पढ़ा था, लेकिन वे मार्क्स से कहीं ज्यादा लेनिन के मार्क्सवाद से प्रभावित थे। यानी कि जो कार्ल मार्क्स और जो लेनिन है उनका जो समाजवाद है वो अलग अलग है, तो वो क्या थे, वो मार्क्स से ज्यादा लेनिन के मार्क्सवाद से ज्यादा प्रभावित थे। उन्होंने अपने लेख टू यंग पॉलिटिक्स वर्कर्स में उन्होंने अपने आदर्श को नए अर्थात मार्क्सवादी आधार पर सामाजिक पुनर्निर्माण के रूप में घोषित किया था। भगत सिंह का मार्क्सवाद समाज के संबंध में मार्क्स की वर्गीय अवधारणा में पूर्ण विश्वास रखता था। वे कहते थे कि किसानों और गरीबों को सिर्फ विदेशी शोषणकर्ताओं से ही मुक्त नहीं होना चाहिए, यानी कि अभी जो अंग्रेज हैं हमारे देश में जिन्होंने उनको गुलाम बना रखा है, सिर्फ उनसे ही आज़ादी नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें जो पूंजीपति और जमींदार हैं उनके चंगुल से भी मुक्त होना जरूरी है। उन्होंने समाजवाद की धारणा को वैज्ञानिक ढंग से परिभाषित किया, जिसका अर्थ था पूंजीवाद और वर्ग प्रभुत्व का पूरी तरह से अंत। भगत सिंह पूंजीवाद की अवधारणा को अस्वीकार करते थे, यानी कि वो नहीं चाहते थे कि पूंजीवाद हो, बल्कि वो समाजवाद चाहते थे कि समाज में जितने भी लोग हैं, जो भी साधन है, वो सभी लोगों के हो। भगत सिंह के कुछ सबसे प्रसिद्ध कथन हैं जो इस प्रकार हैं, यानी कि ये तो उनके विचार जो हमने देखे, अब उनके कुछ कथन हैं उनको देख लेते हैं। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, यह उनका प्रसिद्ध कथन है। इसके अलावा बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, बल्कि क्रांति तलवार की विचारों की शान पर तेज होती है, ये भी उनका ही एक कथन है। इसके अलावा मैं एक इंसान हूँ और जो भी चीजें इंसानियत पर प्रभाव डालती हैं उनसे मुझे फर्क पड़ता है, ये भी उनका ही कथन है। मैं महत्वाकांक्षा, आशा और आकर्षण से भरा हुआ हूँ, लेकिन मैं जरूरत के समय पे सब कुछ त्याग सकता हूँ। यानी कि मेरे अंदर भी महत्वाकांक्षा, आशा और आकर्षण है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो मैं इन्हें त्याग भी सकता हूँ, ये भी उनका ही कथन है। अगर बहरों को सुनाना है तो आवाज बहुत तेज होनी चाहिए, ये भी उनका ही कथन है। अब ये उनके कुछ प्रसिद्ध कथन थे, इसके अलावा हमने उनके विचारों को भी जाना। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। तो भगत सिंह के संपूर्ण व्यक्तित्व को देखा जाए तो उन्हें मात्र क्रांतिकारी संबोधित करना न्यायसंगत नहीं होगा, अपितु वह एक सशक्त क्रांतिकारी होने के साथ एक विचारक, चिंतक और बुद्धिजीवी व्यक्ति थे। वे अन्य क्रांतिकारियों से विशिष्ट थे क्योंकि वे राष्ट्र निर्माण को एक वैकल्पिक विचार के रूप में देखते थे। बाद में जो सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने कहा था कि भगत सिंह युवाओं में नई जागृति के प्रतीक बन गए थे, यानी कि ये सुभाष चंद्र बोस के उनके बारे में कथन है। भगत सिंह के ये विचार आज भी प्रासंगिक हैं। वे हमें बताते हैं कि एक स्वतंत्र और न्यायपूर्ण समाज के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। वे हमें बताते हैं कि सभी लोगों को समान अधिकार और अवसर प्राप्त होना चाहिए। वे हमें बताते हैं कि हमें भारतीय संस्कृति को आधुनिकीकरण के साथ जोड़ना चाहिए। दिल से ना निकलेगी मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी, ये उनका कथन है। तो इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में भगत सिंह के जो विचार थे उनके बारे में देखा, साथ ही उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथनों को भी देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से और भी वीडियोस बनाऊं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।